हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूबी। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का इंपॉर्टेंट होगा 1 दिसंबर का। न्यू मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अपने टारगेट्स जो है वो सेट कर लीजिए, ठीक है। तो टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ओके। तो आज के सेशन से मैं यह स्टार्ट कर रही हूँ। मैं क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी, ठीक है। अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हुए हैं स्टेट्स में, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट डे जो है उसके आंसर डिटेल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो थीम जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021 की थीम वो कौन सी रही, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। यंग पीपल एंड स्किल, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड डी जो है री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वर्ल्ड यूथ जो स्किल डे है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो प्रोविजंस रखे गए इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी, ठीक है। जीएसटी एक्ट जो है वो लाया गया, कौन सा अमेंडमेंट था? तो 101, 102, 103, 104 कौन सा है इसमें सही ऑप्शन बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने डिटेल में इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लीजिएगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जो है वो मैं डिस्कस करूँगी, क्लियर। तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग एक डे से स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे है आज, 1 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 1988 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया वर्ल्ड में। थीम जो है इसकी एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पैंडमिक, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ जो देखने को मिलती है, यानी कि जैसे किसी को एड्स की प्रॉब्लम है, एड्स की बीमारी है, तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ख़त्म करना है, ठीक है। जो एड्स है उसको ख़त्म करना। और पैंडमिक जो देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, ठीक है, कोविड-19 का जो आपको जो कोरोना वायरस है, ठीक है, वो जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी जो ओमिक्रॉन भी न्यू जो वेरिएंट आया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इन सब चीज़ों को कैसे एंड करना है, तो एंड पैंडमिक ये जो है थीम आप लोग को कैसे याद रहेगी, ठीक है। तो कोलरेट करके चीज़ों को याद रखना है ताकि जो चीज़ें हैं आपको भूले ना, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? एक तो पॉवर्टी आपको पता है, गरीबी। और मल्टी डायमेंशनल में क्या आ जाता है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो मेजर्स हैं उसमें 3 डायमेंशन पॉवर्टी जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है। पहले है हेल्थ। हेल्थ में क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन। अगर हेल्थ सही नहीं है तो न्यूट्रिशन भी आप किसी पर्सन में या बच्चे में देखने को नहीं मिलेगी सही तरीके से। और चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चों की जो मृत्यु हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है। सेकंड है एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि कोई बच्चा जो है वो कितने साल तक पढ़ रहा है किसी स्कूल में, और उसकी प्रॉपर वे से अटेंडेंस जो है स्कूल में वो हो रही है या नहीं, या फिर वो छुट्टियां कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये हेल्थ में आ जाएगा। एजुकेशन में आपको पता चल ही गया है कि जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस जो है वो प्रॉपर वे में है या नहीं है, ठीक है। थर्ड जो है लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि अगर कोई पर्सन जी रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस है खाने की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, साफ़ सफाई की, ठीक है। तो कुकिंग फ्यूल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने लायक जो पानी है वो अवेलेबल होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए। हाउसिंग जो है और एसेट्स, ठीक है, एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी जो आ जाती है। तो ये मल्टी डायमेंशनल मेज़र है। अगर ये सही तरीके से किसी भी एरिया में प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो डैट इज़ उस एरिया में क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 3 डायमेंशनल पॉवर्टी रखी गई है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, हेल्थ को न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन को ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो रिसेंटली ही नीति आयोग की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, ईपीएफओ के एग्जाम में, ओके। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इन्हीं के द्वारा ही अभी ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे है। तो पहले ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2021 रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और साथ में मिलके ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है।
तो ये दोनों के द्वारा ये क्या किया गया, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ठीक है, वो रिलीज़ किया गया। और नेशनल लेवल पे जो किया जाता है मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बिहार जो है ये वर्स्ट कंडीशन में देखने को मिला, यानी कि सबसे ज़्यादा मल्टी जो डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है सबसे ज़्यादा बिहार में है, झारखंड में है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें, इस इंडेक्स के चलते मेज़र किया जाता है, यानी कि काउंट किया जाता है अक्रॉस द इंडिया की कहाँ कहाँ पे पॉवर्टी है और कहाँ कहाँ पे मल्टीपल डायमेंशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर देखें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, इंडिया का रैंक कितना रहा, इंपॉर्टेंट है, ये 66 रहा आउट ऑफ 109 कंट्रीज़ में से, ठीक है। तो ये रैंक जो है पॉवर्टी के फील्ड में, ठीक है, तो ये रैंक आप लोगों को याद रखना है, इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फाइन नोट्स जो है वो बनाते जाइए, ठीक है, ताकि रिवीजन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और इस लेक्चर की पीडीएफ तो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, 3 इक्वल वेट डायमेंशंस होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और 12 इंडिकेटर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशंस को। न्यूट्रिशन हो गया, स्कूल अटेंडेंस हो गई, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, बैंक अकाउंट एंड अमंग अदर्स, ठीक है। बेसलाइन रिपोर्ट की अगर बात करें, नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ये किस पे बेस्ड है, यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 था, ठीक है, हमने पढ़ा ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वो हमने पहला कंडक्ट कब करवाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया भी है, तो बताइएगा ज़रूर, क्लियर। अब जो बेस लाइन इसकी, यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो मेज़र किया गया है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से, यानी कि 2015-16 के हिसाब से इसको मेज़र की गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। उसके अलावा अगर बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है, ये डाटा जो है सजेस्ट करता है कि कैसे इंप्रूवमेंट करना, स्पेशली क्लीन कुकिंग ऑयल, क्लीन कुकिंग जो फ्यूल है, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाना है, साफ़ सफाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हम रिडक्शन कर सकें, ठीक है। तो बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन पीपल जो है, ठीक है, स्टेट में, यानी कि सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है बिहार में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद झारखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। केरला जो है वहाँ पे लोएस्ट पॉवर्टी लेवल है, उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा एंड सिक्किम। माल नरिश्ड पीपल, ठीक है, जो कुपोषण के शिकार लोग हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड पीपल है। उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये डाटा है, इंपॉर्टेंट है। और जो वर्स्ट कंडीशन है वो बिहार की है, सबसे ज़्यादा कम पॉवर्टी कहाँ पे, केरला में है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में भी, और डायरेक्ट आपको ऑप्शंस भी आ सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर इंडिया परसेंटेज जो है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की जो डिप्राइव हुई है ईच इंडिकेटर्स, जैसे न्यूट्रिशन लेवल है 37.6 है, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी जो है 2.7 है, मेंटल हेल्थ 22.6 है, यानी कि मेंटल हेल्थ के शिकार लोग बहुत ज़्यादा आज के टाइम में, डिप्रेशन के शिकार, ठीक है। उसकी वजह से सुसाइड भी जो है आज के टाइम में बहुत लोग कर रहे हैं, स्पेशली जो किसान हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जो किसान है उनके द्वारा सुसाइड अटैम्प्ट किया जाता है, ठीक है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो 13.9 है, स्कूल अटेंडेंस सबसे कम है 6.4, ठीक है। तो कुकिंग फ्यूल जो है 58.5 है, सैनिटेशन 52.0 है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेबिलिटी 14.6 है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेबिलिटी 12.2 है, ठीक है, हाउसिंग 45.6 है, एसेट्स 14.0, बैंक अकाउंट 9.7, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स हैं जिनको यहाँ पे काउंट किया गया है कि कितने परसेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए बस, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम ये इंडेक्स जो है वो जारी करते हैं जो नीति आयोग के द्वारा। इसके तहत क्या हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमने आगे जाके इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट करता है कि कैसे हमने पब्लिक पॉलिसीज़ लेके आनी है, ठीक है, किस फील्ड में क्या क्या कमियां हैं उसको कैसे सुधारना है। तो इसके तहत जो है इस इंडेक्स के तहत हमें पता चलता है, ठीक है। तो कैसे मोनीटर करना है स्पेशली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, ठीक है। और एविडेंस जो है हमें पता चलता है कि फोकस जो है किस किस एरिया पे देना है, किस किस एरिया पे इंटरवेंशन करना है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंस्टीट्यूट पब्लिक पॉलिसी टूल्स, इसका मेन मकसद यही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें जो प्रेजेंट ओवरऑल पिक्चर है पॉवर्टी की वो सामने आती है इसके तहत, ठीक है। तो प्रेजेंट ओवरऑल पिक्चर जो है पॉवर्टी की हमारी कंट्री की स्पेशली
तो हम डेप्थ में एनालाइज करते हैं एरियाज़ को, ठीक है, जैसे स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्पेसिफिक सेक्टर्स हो गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है पॉवर्टी की, यानी कि गरीबी को हटाना है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, क्लियर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है टारगेट 1.2, ठीक है, तो इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करना है और गरीबी को हटाना कैसे है, यहाँ पे इसी के दौरान ये बात की गई और डिस्कस किया गया है कि हमने इस एरिया पे फोकस देना है। सेकंड है जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी को ख़त्म करना, ठीक है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना है। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करवाना, क्लियर। तो सैनिटेशन और क्लीन वाटर जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये याद रखिएगा, क्लियर। तो टारगेट जो है 2030 तक का टारगेट है, जो हमने ये गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की गई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी ले गए हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं जिसके कारण हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है पॉवर्टी को ख़त्म करना वो हम अचीव कर पाएंगे। तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है ये लाया गया। मनरेगा, जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लाया गया इसको। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके तहत जो स्कीम जो चलाई गई है जिसमें आटा दाल वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर को, और 2019 तक का टारगेट था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य बोलते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए ताकि हम ये चीज़ जो है, ये हमारे गोल जो हैं स्पेशली पॉवर्टी, ठीक है, तो उसको कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो मेन मकसद यही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है वाटर सेक्टर के बारे में। तो वाटर सेक्टर में हमने कैसे डेवलपमेंट करना है, तो स्पेशली इसी आर्टिकल के तहत ये बात की जा रही है। अभी हाल ही में ही क्या किया गया है, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम चलाया गया है रिसेंटली, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये लॉन्च किया गया है इसका फर्स्ट एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो याद रहेगा ही, क्योंकि इंडिया यंग वाटर की बात हो रही है, तो वाटर यानी कि जल, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, तो उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, क्लियर। तो इसका मेन मकसद क्या है कि कैसे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कैसे टाई अप करना है रिलेटेड टू वाटर रिलेशनशिप। तो मेन जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो प्रोग्राम जो है ये किसके अंडर है, नेशनल हाइड्रोलॉजी जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर ये रखा गया है। तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो है ये 2016 में स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। तो इम्प्लीमेंट जो किया जाएगा बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, ठीक है, कंसोर्टियम ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये प्रोग्राम। फोकस दिया जाएगा कि कैसे हमने ट्रेनिंग और लर्निंग मॉडल जो है ये यूथ को प्रोवाइड करवाना है, ताकि वाटर सेक्टर में आगे जाके जो है एम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ें हैं वो आ सके, ठीक है, यानी कि जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। प्रोग्राम का एम जो है अचीव करना ऑब्जेक्टिव स्पेशली थ्रू 70-20-10 फ्रेमवर्क, ठीक है। 70-20-10 फ्रेमवर्क क्या है, एक्सपीरियंस जो होगा 70% का होगा, लर्न एंड डेवलप हो सके जॉब, एक्सपोजर 20% यानी कि लर्न एंड डेवलपमेंट कर सके थ्रू अदर एजुकेशन, यानी कि 10% होगा, लर्न एंड डेवलपमेंट कर सके थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है। फॉर्मल ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, पर्टिकुलर एक ऑफिस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी यूथ को, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर देखिए फोकस किया जाएगा स्पेशली जेंडर इक्वालिटी और डाइवर्सिटी पे, यानी कि गर्ल्स को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ मिलकर यहाँ पे काम करेंगे इस सेक्टर में, ठीक है। तो बेस जो है यानी कि इसका एडिशन जो है सेकंड फेज जो होगा इसका वो प्लान किया जाएगा 2022 में। एम क्या है इसका कि प्रोवाइड करवाना स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा, और वाटर को कैसे मैनेज करना है उसमें रिफॉर्म किए जाएंगे इंडिया में। सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्प करेगा आने वाले टाइम में वाटर सरफेस जो है वर्सेस ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता दिख रहा है आज के टाइम में, तो उसको कैसे कवरअप करना है, ठीक है, वो मदद करेगा इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत
और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेज करके चलना है आने वाले टाइम में, तो इस प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इनिशिएटिव जो है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं पानी को सेव करना, जैसे जल क्रांति अभियान, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नीति आयोग का जो कंपोसाइट जो है वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किसका है, नीति आयोग का है, ठीक है। जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, तो ये रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, ये वाटर सिस्टम या वाटर सेक्टर से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वीडन फ्रेश स्टार्ट। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि स्वीडन कंट्री की फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है, जिनका नाम है मैगडेलिना एंडरसन। तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल बनी है स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो न्यू अभी चेयरमैन बनाई गई थी, ठीक है, तो उसके बारे में भी पूछा गया कि ये एग्जाम्स में, तो इससे भी आने के चांसेस है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है और मेंबर रह चुकी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, ठीक है, जिनका नाम है मैगडेलेना एंडरसन, ठीक है। और साथ ही साथ नॉर्डिक नेशन जो है वो भी ज्वाइन किया गया है, ठीक है, एज अ वुमेन लीडर। अब नॉर्डिक नेशंस में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं वो हम देख लेते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी होती है, जिसको स्कैंडिनेविया बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें 5 नेशंस हैं, नॉर्दर्न यूरोप, इसमें नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पाई जाती हैं, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया और आइसलैंड हो गया, ठीक है। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये इसमें आती है किसमें, नॉर्डिक कंट्री में, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 कंट्रीज़ क्लियर हुई होंगी। तो 5 कंट्रीज़ याद रखनी है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो पहली कौन सी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। ये मैप में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। स्वीडन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि इसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, ठीक है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। ये लार्जेस्ट कंट्री है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से लैंड एंड पॉपुलेशन के हिसाब से। स्वीडन जो है ये ऑफर करता है लेक्स, यानी कि यहाँ पे पाई जाती है, टूरिस्ट पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। तो लैंग्वेज कौन सी है, स्वीडिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो करेंसी स्वीडिश कोरोना है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन जो पेनिसुला है, तो इस पेनिसुला में लैंड जो है तो सराउंडेड है ओआर से, ठीक है, 3 साइडेड सराउंडेड बाय वाटर, और पार्ट है ये स्कैंडिनेविया, तो कंसिस्ट ऑफ 2 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, यानी कि नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। डेनमार्क की जो फिजियोग्राफी है, ठीक है, उसमें पार्ट है इसका नॉर्थ यूरोपियन प्लेन एंड रेदर देन पेनिसुला इटसेल्फ, ठीक है। पेनिसुला का मतलब क्या होता है, जो 2 साइड से पानी से घिरा हो, ठीक है, तो ये है पेनिसुला कंट्री, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया है, तो यहाँ पे इस रीजन की बात हो रही है, यूरोप रीजन की, ठीक है, तो ये नहीं, ये है, ओके। तो यहाँ पे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन आपको देखने को मिला, ये आइसलैंड है, क्लियर। तो नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जा रही है अभी। तो बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो अभी एलॉन मस्क है, ठीक है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था, जब भी इनके द्वारा अनाउंस किया जाता है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करूँगा या फिर अपनी जो व्हीकल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उसको मैं अगर बेचूंगा तो जो पेमेंट रहेगी वो डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी से ही पेमेंट वगैरह लूँगा। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हीं के ही कहने से क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, तो कभी कम हो रहे हैं। तो राइटर का बोलना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, तो इलॉन मस्क जो हैं ये रियल पावर हैं, ठीक है, रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इनके ही कहने से ही डांस कर रही है, ठीक है, यानी कि फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है क्रिप्टो करेंसी में, कभी इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। उससे पहले हम बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में हम जानते हैं। स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या रहता है, जैसे सपोज करो हमने कोई बनानी है, जैसे खिचड़ी वगैरह बनानी है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, जैसे चावल है, ठीक है, तो अनदर पर्सन के पास क्या है, ठीक है, दाल है कोई, क्लियर। तो मैं क्या करूँगी, उस पर्सन को अपने जो है वो चावल दे दूंगी और दूसरे से दाल ले लूँगी। ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया, क्लियर। तो बार्टर सिस्टम में जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज की जाती थी, ठीक है, और एनिमल्स भी जो हैं, स्पेशली जो काऊ है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती थी। फिर गोल्ड आया, ठीक है, फिर मेटल के कॉइन्स आए, फिर पेपर की मनी आई, उसके बाद प्लास्टिक के कार्ड्स आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, क्लियर। उसके बाद आपको अभी देखने को मिल रही है
क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ मनी है जो आपको मैंने ये डिटेल में बताया है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है आरबीआई के द्वारा बोला गया कि हम इसको क्या करेंगे, बैन करेंगे, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा ऐसा बोला गया कि हम इसको बैन करेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये लोग जो हैं ये क्रिप्टो करेंसी जो है हमारे इंडिया में यूज़ करेंगे, अगर ये घाटे में चली गई चीज़ें तो लोग जो है वो हमें ही बोलेंगे, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नहीं, इसको बैन नहीं करना है, हम इसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है। बैन करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि ये जो चीज़ें रखी गई हैं फंडामेंटल राइट्स में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 में रखे गए हैं, ठीक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 टू 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 टू 35 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी में ही आपको राइट टू फ्रीडम देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 की यहाँ पे बात की जाती है, क्लियर। तो टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, इनिशियली कितने थे, 7 थे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीट कर दिया गया, किसके तहत, 44 अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 के तहत, ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर। उसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिकल 19 की, तो ये जो रेगुलेट करने की बात की जा रही है, तो पिक्चर में क्या आ जाता है, आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है कि हम कोई भी प्रोफेशन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर में आ जाता है, जो फंडामेंटल राइट पिक्चर में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सामने आ जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि बैन इज़ दी नॉट अ सोल्यूशन, तो इसको हमने क्या करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है। तो रेगुलेट करेंगे चीज़ों को, लोगों को अवेयर करेंगे कि इसको यूज़ नहीं करना है, तो लोग खुद ही यानी कि इस चीज़ से पीछे हटेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसको बिटकॉइन बोला जाता है। तो इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था, सतोशी नाकामोटो के द्वारा, बट ये एक्चुअल है या नहीं है ये किसी को पता नहीं है। 2008 में ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है ये डिजिटल करेंसी है, तो ये इनक्रिप्शन यानी कि ये सिक्योर नहीं है, इनक्रिप्टेड है ये, ठीक है। तो रिलीज़ इसको किया गया एज ए सॉफ्टवेयर 2009 में, क्लियर। तो इसको डिजिटल डाटाबेस बोला जाता है, इसे नोन एज ब्लॉकचेन, तो कम्प्लीटली पब्लिक है, ओके। तो क्रिप्टो करेंसी जो है यानी कि 20,000 पर बिटकॉइन देखने को मिला था 2017 में, फिर 9,400 बिटकॉइन देखने को मिला जनवरी 2020 में। देखो फ्लक्चुएशन काफ़ी होता है इसमें, क्लियर। तो ये काफ़ी रिस्की भी है। उसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल में जो बोला गया है, हवाला सिस्टम बोला गया, ठीक है। हवाला सिस्टम के चलते भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि हवाला सिस्टम क्या होता है, जैसे किसी भी कंट्री में अगर कोई टेररिस्ट अटैक होना है, ठीक है। तो टेररिस्ट अटैक होना है तो वो क्या करेगा, जो कंट्री में ऑलरेडी जैसे स्नीपर सेल्स रहते हैं, ठीक है, उसको ही क्या करेगा, कंट्री में ही वो पैसा प्रोवाइड करवा देगा, अनदर कंट्री से वो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हवाला सिस्टम बोलते हैं। तो ये ट्रू बेस सिस्टम जो है ट्रांसफ़र हो सकती है इससे क्विक मनी, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो जो जो है हवाला सिस्टम के थ्रू जो चीज़ें हैं, जो क्राइम है, जो टेररिस्ट अटैक है, वो बढ़ सकते हैं, इसलिए इसको क्या करना, हम लोगों ने रेगुलेट करना है, ठीक है। तो प्राइवेसी का हनन भी हो सकता है इसके चलते, और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सामने आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है सप्लाई जो होगी मनी की, स्पेशली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए देखी जा सकती है। तो कैसे हमने इसको रेगुलेट करके चलना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है, ठीक है। तो उसके द्वारा भी बोला गया है, जो हमारे राइटर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया है कि ये रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर जो है ये आने वाले टाइम में देखा जा सकता है। तो ये जो है ये डिजिटल करेंसी जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके द्वारा भी बोला गया कि जो डिजिटल करेंसी है वो किसी गलत हाथों में ना चली जाए। अगर गलत हाथों में चली गई तो काफ़ी ज़्यादा जो स्पेशली हमारा जो यूथ है वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई। क्रिप्टोज़ जो है प्रेफर्ड करता है ये पेमेंट सिस्टम फॉर हैकर्स के लिए, स्पेशली जैसे रैनसमवेयर जो अटैक जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चाइना के द्वारा भी बैन कर दिया गया था क्रिप्टो करेंसी को, क्लियर। तो उनके द्वारा अपनी ही खुद की डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था डिजिटल रैनमिबी, ठीक है। तो डिजिटल रैनमिबी किसकी है, ये डिजिटल करेंसी ये चाइना की है, क्लियर। तो एल सेल्वाडोर के द्वारा जो कंट्री है उनके द्वारा ये जो डिजिटल करेंसी है, ठीक है, तो उसको बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया गया। लीगल टेंडर यानी कि गवर्नमेंट इस करेंसी को सपोर्ट करेगी। तो एल सल्वाडोर जो है ऐसी फर्स्ट कंट्री बनी। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें एल सल्वाडोर जो है ये
कंट्री ऐसी बनी है, ये आने वाले टाइम में क्या करेगी, वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी जो है ये बिल्ड करने जा रही है, ये प्लान कर रही है, ठीक है, जो फंड किया जाएगा बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड्स के द्वारा, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी ऐसा बोला गया एल सल्वाडोर को कि बिटकॉइन जो है इसको यूज़ ना करें एज ए लीगल टेंडर, ठीक है, ऐसी रिक्वेस्ट की गई थी। तो इंडिया की अगर बात करें तो हमारी कंट्री की क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इस सेशन में, यानी कि पार्लियामेंट का जो भी विंटर सेशन है उसमें। तो एम क्या था कि कैसे हमने क्वालिटी फ्रेमवर्क लेके आना है ताकि इसको हम रेगुलेट कर सके, ठीक है। आरबीआई के द्वारा इशू की जाएगी डिजिटल करेंसी भी खुद की, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा बोला गया, ठीक है, चिंता व्यक्त की गई कि ये जो करेंसी है स्पेशली जो बिटकॉइन है ये गलत हाथों में अगर चलेगी तो हमारा जो यूथ है, ठीक है, वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हमने इसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे न्यू नेवी चीफ जो है अभी आ रहे हैं, अभी अपॉइंट होंगे, ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है, न्यू नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है। तो इनकी जो अभी इनका वेलकम किया गया है एज अ चीफ। तो पहले कौन थे, चीफ करमबीर सिंह थे, ठीक है। आप लोगों को बताना है आर्मी चीफ कौन है आज के टाइम में और एयरफोर्स चीफ कौन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए, मैंने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है क्योंकि सीईओ जो हैं ट्विटर के वो हमारे इंडियन ओरिजिन बने हैं, कौन, पराग अग्रवाल, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे जो हैं, आईआईटी बॉम्बे से इनके द्वारा इंजीनियरिंग की गई, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, पराग जो है अग्रवाल, ठीक है। तो ट्विटर की अगर बात करें, ट्विटर के फाउंडर कौन थे, जैक डॉर्से, ठीक है। जैक डॉर्से आप लोगों को याद रखना है। फाउंड कब किया गया था ट्विटर को, 2006 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में, क्लियर। नेक्स्ट कोर सेक्टर जो है वो काफ़ी अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है कोर सेक्टर में, स्पेशली सीमेंट, कोयल, इलेक्ट्रिसिटी और रिफाइनरी प्रोडक्ट में 7.5% का एक्सपेंशन हुआ है। तो कोर सेक्टर की बात करें, टोटल जो है कोर सेक्टर 8 देखने को मिलते हैं, टोटल 8 कोर सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया था, पंजाब का जो पीसीएस का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो कोर सेक्टर के बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन सा कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिलती है रिफाइनरी की, 28.04%, ठीक है। फिर कोयला आ गया, ठीक है, क्रूड ऑयल आ गया, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड स्टील। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है रिफाइनरी की, उससे कम जो है वो रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद आती है स्टील की, ओके। थोड़ी गलती लगी, मैंने सोचा ये पहले है, ओके। फिर अगर बात करें तो क्रूड ऑयल, कोयला की, फिर क्रूड ऑयल है, ठीक है, सबसे कम है फर्टिलाइज़र, क्लियर। उससे पहले आता है नेचुरल गैस। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, इसकी वेटेज आप लोगों को याद भी रखनी है, ठीक है। और कौन कौन सी आती है कोर इंडस्ट्रीज़ में से, कौन कौन सा पार्ट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है राज्यसभा के जो अभी 12 जो एमपीज़ थे उनको क्या किया गया था, डिसक्वालीफाई यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। चेयरमैन जो रहते हैं राज्यसभा के चेयरमैन कौन रहते हैं, जो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन है। आज के टाइम में कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं। और लोकसभा में कौन रहते हैं, स्पीकर रहते हैं, जिनको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। तो आज के टाइम में कौन है, ये आप बताइएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, क्लियर। मुल्ला पेरियार जो वाटर है वो ऐसे वाटर को छोड़ दिया गया केरला में, ठीक है। केरला जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग रिलीज फ्रॉम डैम, ठीक है। तो ये मुल्ला पेरियार जो है डैम, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है ये केरला में है, ठीक है तो केरला में, बट क्लेम किसके द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। सुरीलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आपको ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इदुक्की रिजर्व जो है ये केरला में है। मुल्ला पेरियार डैम जो है ये लोकेटेड है मुल्लियार और पेरियार रिवर्स पे, ठीक है, केरला इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। और लोकेटेड कहाँ पे है, कार्डेमन हिल्स में, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं ये भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डैम जो है लोकेटेड कहाँ पे है, केरला के रिवर जो है पेरियार पे, बट मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। यानी कि क्लेम दावा किसके द्वारा किया जाता है, ये डैम हमारा है ये केरला के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डैम जो है ये ऑपरेट किसके द्वारा करना स्टार्ट किया गया, तमिलनाडु के द्वारा। कब, 1886 में। एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 999 ईयर्स पहले, ठीक है। तो ये साइन किया, इस एग्रीमेंट के तहत क्या बोला गया कि आने वाला जो 999 ईयर्स हैं, ठीक है, तो ये कौन क्लेम करेगा, यानी कि किसके अंडर रहेगा, तमिलनाडु के अंडर रहेगा। और ये साइन जो किया गया था एग्रीमेंट, वो महाराजा ऑफ त्रावणकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो ब्रिटिश
रूल के ड्यूरेशन में ये एग्रीमेंट जो था ये साइन किया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस पे इशू देखने को मिलता है, डिस्प्यूट काफ़ी देखने को मिलता है तमिलनाडु और केरला के बिटवीन, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन विद बैकग्राउंड मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी थे और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और डिटेल में मैं कल डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अपने रिव्यूज़ जो है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।